कैथरीन बेल्सी के लिए $1 million क्वेश्चन है कि where does meaning lie in the text? तो वो different theories present करती है कि through the history ये theories के जरिए meanings extract करते रहे हैं लोग, और फिर वो एक थ्योरी देती है कि जिसके हिसाब से उसको लगता है कि द बेस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग। सबसे पहले वो कॉमन सेंस की बात करती है कि कॉमन सेंस के थ्रू लोग जब मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिसको वो एक्सप्रेसिव रियलिज्म का नाम देती है। उसको फिर न्यू क्रिटिक्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, कॉमन सेंस जो कि ऑथर पे बेस करती है, ऑथर सेंटर्ड है, उसकी बायोग्राफी, उसका सर्कमस्टांसेस, उसका सिनेरियो पे बेस करती है, उस पे वहाँ मीनिंग नहीं होते, मीनिंग टेक्स्ट के अंदर होते हैं, जो टेक्स्ट ऑन द पेज। फिर एक और थ्योरी आई जो कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है, कि जिसमें कहा गया कि नहीं जी, मीनिंग तो रीडर्स जो हैं वो निकालते हैं, ये उन रीडर सेंटर्ड होते हैं। सिर्फ मतलब आइसोलेशन में मीनिंग नहीं निकलता, जिस तरह के ये न्यू क्रिटिक्स ने कहा था। फिर एक थ्योरी उसने प्रेजेंट की नॉर्थरोप फ्राई की, वो कहता है कि जी मीनिंग्स तो आर्कीटाइप्स में। कौन सी थ्योरी सदा? नॉर्थरोप फ्राई मेंशन किया, NORTHROPE। ठीक है, नॉर्थरोप फ्राई FRYE। फ्राइड, ठीक है ठीक है। फिर उसके कहा कि नहीं जी, मीनिंग जो है वो तो आर्कीटाइप्स में होते हैं। उसने आर्कीटाइप्स को ऐसे डिवाइड किया कि जी कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी और आयरनी या सटायर, 4 टाइप्स ऑफ आर्कीटाइप्स होते हैं, और उसी पे बेस करता है जो भी लिटरेचर होता है, और मीनिंग इस तरह से निकाले जाते हैं। लेकिन बेल्सी ने जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को फेवर किया है, कि जो सशोर की थ्योरीज थी, सशोर एंड पोस्ट सशोरियन थ्योरीज, उसने कहा है कि मीनिंग इस तरह से निकाले जाते हैं। सशोर ने बताया लिंग्विस्ट, पहले लैंग्वेज को डिवाइड किया उसने साइंस में, कि लिंग्विस्टिक साइंस होते हैं, एक सिग्निफायर होता है, एक सिग्निफाइड होता है। फिर उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सिग्निफायर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो हम लिखते हैं, वो होता है, और सिग्निफाइड जो है सिग्निफायर कॉन्सेप्ट होता है, और सिग्निफाइड एक ऑब्जेक्ट होता है। और सिग्निफाइड, जी मैम। फायर एंड फिर जी, और उसके बाद फिर उसने बताया लैंग होता है, जो कि एक लैंग्वेज का पूरा सिस्टम होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और जो उसको यूज करता है, जो मतलब जो वो रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो बोलते हैं, और जो वो हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पैरोल होते हैं। इसी तरह उसने बताया कि सोसाइटी का जो पूरा सिस्टम ऑफ बिलीफ है वो लैंग है, और जो हम जिस तरह सारे इंडिविजुअल्स उसको यूज कर रहे होते हैं वो पैरोल है। वो कहती है अपनी बुक में कि हम जो है ना वो आइडियोलॉजी की तरफ वो लेकर आती है कि एवरी इंडिविजुअल इज अ स्लेव ऑफ आइडियोलॉजी। एक जो सोशल फॉर्मेशन होती है उसके अंदर हम मीनिंग्स निकाले जाते हैं, हमारी जो सोशल फॉर्मेशन होती है। ठीक है। सोशल फॉर्मेशन में वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो कलेक्टिवली जो हमारा बनता है उसके अंदर मीनिंग निकाल जाते हैं। जिस तरह के कॉमन सेंस में कहा जाता है कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स रियलिटी, लेकिन एक्चुअली लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी। लिटरेचर इज फिक्स्ड रियलिटी। कॉमन सेंस मतलब में कहा जाता था लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी, लेकिन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स रियलिटी, लेकिन एक्चुअली लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी। फिर उसमें वो बताती है कि मतलब थ्रू दिस थ्योरी, सशोर की थ्योरी, ये मतलब पता चलता है कि मीनिंग जो है वो तो सोशल फॉर्मेशन में होते हैं, वो तो आइडियोलॉजी से हमें हम जैसे फॉर्म होते हैं उस तरह से हम मीनिंग्स निकालते हैं। फिर वो लेकिन की थ्योरी देती है कि कैसे एक इंडिविजुअल स्लेव बनता है आइडियोलॉजी का। 3 स्टेजेस वो बताती है कि लेकिन की थ्योरी वो बताती है कि 3 स्टेजेस होते हैं
एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है, एक सिंबॉलिक होता है, और रियल में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, जो कि फर्स्ट 6 मंथ्स का स्टेज होता है। फिर 6 to 18 मंथ्स एक स्टेज होता है जिसमें एक मिरर रिकग्निशन डेवलप होती है बच्चे में। उस स्टेज को वो बहुत इंपॉर्टेंट करार देता है, लेकिन वो कहता है कि एक ये एक मिस रिकग्निशन होती है, क्योंकि बच्चा एक आई खुद को समझता है, एक आई उसको समझता है कि जो मिरर में होता है, और इसी की वजह से वो ये कहते हैं कि ये सिंबॉलिक में जब जाएं तो फिर एक आई वो होता है जो जो आप वो होता है जो सेल्फ सीन आई होता है थ्रू द आईज ऑफ अदर, थ्रू द आईज ऑफ सोसाइटी। यानी जैसे सोसाइटी हमें करना चाहती है, हम मतलब अनकॉन्शियसली वैसा ही करते जाते हैं। हम ऐसे लगता है हम कि हम फ्री हैं, लेकिन हम फ्री होते नहीं हैं, हम सोसाइटी के गुलाम होते हैं। लेकिन इसमें जो वो सेकंड आई जो होता है ना, उसके थ्रू वो कहती है कि आइडियोलॉजी को चैलेंज किया जा सकता है, ऐसे मीनिंग्स भी निकाले जा सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी हाइड करना चाहती है। इसमें वो आल्टर को भी कोट करती है, इसमें वो फिर कोट करती है, फिर वो डीकंस्ट्रक्शन की तरफ जाती है, जो कि डेरिडा ने एक थ्योरी दी थी कि एक टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करके उसका बेसिक एम ये है कि प्लूरल मीनिंग निकलने चाहिए, वो मीनिंग भी निकलने चाहिए जो कि आइडियोलॉजी फेवर करती है, और वो मीनिंग भी निकलने चाहिए जो आइडियोलॉजी हाइड करती है कि उसके रीडर्स को ना पता चले। वो डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू निकलते हैं, कैसे एक टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसको डीसेंटर करें जो भी उसका सेंटर है उससे, और फिर मीनिंग्स जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किए जाए। कैथरीन बेल्सी ने खुद भी एग्जांपल्स दिए हैं अपनी बुक में टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करके उसका मीनिंग निकालने की। शर्लॉक होम्स का जिक्र किया गया कि उसने उस जो स्टोरीज थी उनको उसने टेक्स्ट को डीसेंटर करके दिखाया है। सही। अच्छा, ये लास्ट जो बेटा आपने दो बोले हैं क्रिटिक्स, ऑल्टर और डेरिडा, आई थिंक इसमें एल आएगा, ये वाला। ऑल्थसर एंड डेरिडा मैम, DERRI है। DE, DERR। अच्छा डेरिडा, ठीक है, IDA, जी ठीक है। और ऑल्टर मैंने ठीक लिखा है सदफ? ऑल्थसर ALTHUSSER। रेफरेंस ठीक हो गया। अच्छा जी, सदफ ने बड़ा अच्छा सब बड़ा ही वेल एलेबोरेट कर दिया, और वैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे लेकिन सदफ ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, तो मैंने कहा मैं ये ऐड कर लेते ताकि एक ही फाइल बन जाए। जो सदफ बोल रही है तो वो मैं कोशिश करती गई कि जो है वो कर दी। अच्छा, अमारा ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सोशल फॉर्मेशन, इज दिस कैपिटलिज्म? आई थिंक दिस इज द सिस्टम ऑफ बिलीव्स ना हमारा। ये तो बेटा आइडियोलॉजी और सिस्टम ऑफ बिलीव्स हो गया ना। सदफ आप क्या कहेंगे इसके बारे में, व्हाट इज सोशल रिफॉर्मेशंस? जी मैम, इस बुक में हमें मतलब ये बताया जाता है कि सोसाइटी फॉर्म होती है, एक उसका इकोनॉमिक बेसिस होता है, या वो एग्रीकल्चर होता है या वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। तो मतलब कोई भी जो भी उसका इकोनॉमिक बेसिस होता है उसके ऊपर सोसाइटी फॉर्म होती है। और कैपिटलाइजेशन बिल्कुल उसको उसके साथ रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि कैपिटलिज्म एक वो होती है पावर सोसाइटी में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। कुछ हैं यहाँ पे, डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग आउट ऑफ क्रिएटिव टेक्स्ट एज डिस्क्राइब बाय बेल्सी इन हिज क्रिटिकल प्रैक्टिस। किस तरीके से उसने डिफरेंट मेथड्स बताए हैं आउट ऑफ क्रिएटिव टेक्स्ट। वैसे तो सारा सदफ ने वैसे ही वेल एलैबोरेट कर दिया पीछे, ये सारे एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग उसने बेस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग जो उसने बताया है। सबसे पहले बहुत अच्छी कोट है ये बेल्सी की, वेयर इज मीनिंग लाई इन द टेक्स्ट। ठीक है, कि टेक्स्ट में मीनिंग कहाँ पे लाई करता है। तो उसके अंदर फिर उसने मीनिंग्स की बात की, जिसमें उसने कॉमन सेंस की बात की, और उसी को वो उसने एक्सप्रेसिव रियलिज्म का नाम दिया। और ऑथर जो है वो मतलब मीनिंग जो है वो लाई करता है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि वो डिफरेंट लोग जो है वो एक्चुअली डिफरेंट माइंड्स के साथ डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसने रीडर रेस्पॉन्स थियरी बताई, फिर उसने
नॉर्थरॉप राइट थ्योरी बताई कि उसके अंदर उसने जो है 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स बताए। सदफ इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। कॉमेडी थी, ड्रामा, रोमांस। जी मैम, वो फोर्थ टाइप थी आयरनी स्लैश सटायर। आयरनी एंड सटायर, ठीक है। ये 4 जो है नॉर्थरॉप फ्राइड थ्योरी, उसने इन 4 चीजों के ऊपर बात की। लेकिन पेल्सी जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के ऊपर बेस करती है। वो कहती है कि जो भी टेक्स्ट होता है या जो भी इमेज होता है, एक्चुअली देखें यहाँ पे एक टर्म आती है जो सिंबॉलिक टर्म आती है। यहाँ पे आगे जाके इन्होंने एक और चीज बताई थी, रियल, इमेजिनेटिव एंड सिंबॉलिक। ठीक है, इसको हम कुछ यूं कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, जिसे हम सिंबल कहते हैं, और एक जो है सिंबल होता है जो कि हम सोचते हैं अपने माइंड में। ठीक है, ये एक्चुअली हम अपने जहन में क्या, ये मैन है, ठीक है, ये इंसान है, ये उसका माइंड है। हम कहते हैं एक होता है सिग्निफाइड जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, और एक होता है सिग्निफायर जो कि रेफरेंस होता है कि जी हमने क्या रेफरेंस लिया है कि हम इसको क्यों एप्पल कह रहे हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर रिलेशनशिप के उसके दिमाग के अंदर क्या, एक माइंड में क्या एक इमेज बना, और फिर उसने उस ऑब्जेक्ट को देखा और उसने फिर उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया। ठीक है, दैट इज बेसिकली रियल, इमेजिनेटिव और सिंबल। और इसको अभी बताया था सदफ ने कि फॉर एग्जाम्पल जो मिरर वाली एग्जाम्पल, सदफ जरा उसको रिपीट कीजिएगा कि एक आई होता है, 2 आईज पर्सनालिटी डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट सब्जेक्ट दिया है। एक आई है जो सेल्फ है, और एक है जो कि स्लेव ऑफ आइडियोलॉजी है। एक स्लेव ऑफ आइडियोलॉजी, एक सेल्फ है और एक स्लेव ऑफ आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो यानी कि एक उसके जहन में वैसे ही इमेज बनता है, ठीक है, और एक वो जो देखता है, यानी कि उसको देखने के बाद जो है उसके जहन में एक इमेज बनता है, आई एंड दे। बेसिकली दैट इज द आई एंड दे कॉन्सेप्ट जो कि वो इनको बता रही थी, ये वो सारा कुछ। अच्छा जी, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट, इसमें छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं और क्या है। इंट्रोडक्शन पहले हम इसमें लिखेंगे, क्रिटिकल प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव वर्क इन क्रिटिकल प्रैक्टिस। फिर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग ऑफ क्रिएटिव टेक्स्ट, उसमें हम एनालिटिकल क्रिटिसिज्म देखेंगे। इमेज ऑफ द रीडर इन द माइंड ऑफ राइटर, माइंड ऑफ राइटर व्हाइल क्रिएटिंग टेक्स्ट। ठीक है, जब एक जो है माइंड ऑफ राइटर जब वो टेक्स्ट क्रिएट कर रहा होता है, और फिर जो इमेज जो एक काइंड ऑफ रियलिज्म देता है। ठीक है, ये 3 काइंड्स हैं जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले इमेज ऑफ रीडर इन द माइंड ऑफ राइटर, फिर माइंड ऑफ राइटर व्हाइल क्रिएटिंग टेक्स्ट, और इमेज जो कि एक काइंड ऑफ रियलिज्म देता है। ठीक है, हमारे जहन में जो एक सिंबल बनता है। फिर जो कॉमन रीडर होता है वो एक एनालिटिकल अप्रोच हासिल करता है, और फिर जो है हम उसको कहते हैं एक्चुअली कॉमन सेंस ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, या जिसको हम एक्सप्रेसिव रियलिज्म भी कहते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि 2 फोर्सेस है होती हैं जो कि एनालिटिकल अप्रोच जो है उसको गवर्न करती है। एक होती है फोर्स ऑफ ह्यूमन नेचर, और दूसरी होती है फोर्स ऑफ सोशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जिसको अभी जो है सदफ ने कहा कि वो लैंग्वा एंड पैरोल है, बट इन शॉर्ट अगर हम उनको सिंपल वर्ड्स में बात करें तो 2 तरह की एनालिटिकल अप्रोचेस होती हैं। एक तो फोर्सेस ऑफ ह्यूमन नेचर है, और एक जो है उसके सोशल सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर इंसान जो है वो एक टेक्स्ट है उसको एवेल्युएट करता है। फिर अगर हम क्रिटिसिज्म को एवेल्युएट करें तो स्ट्रक्चर एंड द लैंग्वेज, जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, जिसमें हम लैंग्वा एंड पैरोल को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हम स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन, अनकॉन्शियस इन प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। ठीक है, हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन होती है डिफरेंट इमेजेस की, जो कि एक अनकॉन्शियस है इन प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, यानी कि हमारे माइंड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स और टेक्स्ट जो है, या इमेजेस जो है, टेक्स्ट तो नहीं, इमेजेस डेवलप होते रहते हैं। फिर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट, और इसी को हम वो डीकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि एक जो टेक्स्ट है उसके पोलर मीनिंग्स होते हैं, और फिर हम उसको डिफरेंट मोड्स में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट की बात करती है और मोड ऑफ एवेल्युएटिंग क्रिटिसिज्म, और फिर हम एक मोड देखते हैं कि क्रिटिसिज्म को कैसे एवेल्युएट किया जाए, एंड फाइनली एवेल्युएटिंग क्रिटिसिज्म इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म। तो ये एवेल्युएटिंग जो क्रिटिसिज्म होती है वो काइंड ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म होती है। और एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या होती है? ऑथर सेंटर्ड होती है, न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट सेंटर्ड होती है, रीडर रेस्पॉन्स रीडर सेंटर्ड होती है, और नॉट ऑफ राइट आर्किटाइप सेंटर्ड, स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर सेंटर्ड। थैंक यू सो मच, बड़े वैलिड पॉइंट्स शेयर किए सदब ने। सदब ने कहा कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म जो है वो ऑथर सेंटर्ड होती है, न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो टेक्स्ट सेंटर्ड होती है, रीडर रेस्पॉन्स जो है वो रीडर सेंटर्ड होती है, और नॉट फायर आर्किटाइप जो है वो सेंटर स्ट्रक्चरलिज्म और सेंटर्ड होती है, स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर सेंटर्ड होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेंटर्ड होती है। तो हम इस हिसाब से जो है वो टेक्स्ट को एवेल्युएट करते हैं। अच्छा जी, पास पेपर देख लेते हैं। कैथरीन बेल्सी क्रिटिकल प्रैक्टिस आर्ग्यू दैट थियरी मैटर्स। ठीक है, वो कहता है कि थियरी मैटर करती है because it makes a difference to what do when we read it, opening up new possibilities for literary and cultural analysis. How far is above relevant to existing time? ठीक है, आज के दौर में हम इस थियरी को किस तरीके से हम कहेंगे कि क्या वाकई थियरी मैटर करती है, क्योंकि it makes a difference to what we do when read it. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियरी क्या हम उसको एवेल्युएट करते हैं कि हम क्या रीड कर रहे हैं, और ओपनिंग अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर लिटरेरी एंड कल्चरल एनालिसिस। तो फिर वो क्या वो थियरी होती है बैकग्राउंड पे जिसके अकॉर्डिंग जो है हम कल्चरल एनालिसिस करते हैं? हाँ जी जनाब, क्या वाकई थियरी मैटर करती है, या अभी सप्ली के पेपर में आया हुआ पेपर करती है जी थियरी? मैम इनके में क्वेश्चन है थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के हवाले से, और बेल्सी कहती है कि देयर इज नो प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी। थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म को वो फेवर करती है। ठीक है, इसमें सारा बेटा क्रिटिकल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आएगा, सॉरी। ठीक है, वो थियरी को फेवर करती है, वो कहती है कि विदाउट थियरी जो है देयर इज नो प्रैक्टिस विदाउट थियरी। तो वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को जो है वो फेवर करती है। और प्रैक्टिकल थियरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हाँ जी, व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और उस थियरी के अंदर वो क्या बताती है, क्यों वो थियरी को जो है वो डिफेंड करती है, व्हाट इज द मैटर बिहाइंड द थियरी? मैम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वो कॉमन सेंस वाले व्यू से रिलेट करता है कि बगैर किसी चीज के बस क्रिटिसिज्म करें, ना कोई कुछ भी ना पता हो, मतलब ऑथर का भी ना पता हो, और मतलब वट एवर इज बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस ओनली। लेकिन वो ये कहती है कॉमन सेंस तो जो है हमारी वो तो आइडियोलॉजी बनाती है, तो वो फ्री तो नहीं होती है, वो आइडियोलॉजी बेस्ड होती है। तो ये सबसे पहले पता करना चाहिए कि क्या आइडियोलॉजी है सोसाइटी की, और मतलब जो चीजें आइडियोलॉजी हाइड करनी चाहती है वो भी सामने आनी चाहिए, और जो वो दिखाना चाहती है वो भी सामने आनी चाहिए। प्लूरल मीनिंग्स आने चाहिए सामने। Killer meaning सामने आने, बिल्कुल। Describe in your own words the modern critical method in the light of Balsi critical practice. अपने वर्ड्स में बताएं मॉडर्न क्रिटिकल मेथड। ये अभी ऊपर सारे हमने मॉडर्न क्रिटिकल मेथड्स जो हैं बेटा वही डिस्कस किए हैं। What are those characteristics of Balsi criticism which make her great critic in the modern times? हाँ जी, क्या ऐसे मेथड्स थे जो कि उसने बताए अपनी मॉडर्न क्रिटिसिज्म में, जो कि उसको ग्रेट क्रिटिसिज्म क्रिटिक बताता अपने टाइम्स का? मैम इस क्वेश्चन में वो सशोर वाला आएगा, क्योंकि वो इसको फेवर करती है सबसे ज्यादा। ठीक है, पहली बात वो ये जो कि सदफ उसने डिफरेंट थियरीज जो हैं वो दिखाई अपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। उसने तमाम थियरीज, रीडर रेस्पॉन्स थियरी से लेके स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, और ये सारी थियरीज उसने डिफरेंट व्यू पॉइंट से बताई, और फाइनली फिर उसने जो है वो एक्चुअली साशोरियन थियरी को डिफेंड किया था। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर उसको एज अ क्रिटिक देखा जाए तो उसने जो है एक न्यू वे ऑफ एवेल्युएटिंग टेक्स्ट जो है, एक्चुअली टेक्स्ट को कैसे एवेल्युएट करना है,
और उसने डिफरेंट मीनिंग्स दिखाए, उसने प्लूरल मीनिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। बहरहाल वो सारा करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसने ज्यादा जो फोकस है वो प्लूरल मीनिंग्स के ऊपर और स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर किया था, ठीक है, और साशोर की थ्योरी के ऊपर किया था कि जो कि लाइक दीज आर द थिंग्स, जो कि ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि उसने बताए थे। कि उसने एक्सप्रेसिव रियलिज्म, कॉमन सेंस की बात की थी, न्यू क्रिटिसिज्म की बात की थी, रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी की बात की थी, और उसने जो है नॉट सो प्रायर आर्किटाइप जो है उसकी बात की थी, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म बेस्ड था और स्ट्रक्चर सेंटर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया कि हाउ टू एवेल्युएट टेक्स्ट, और इससे पहले शायद मॉडर्न लिटरेचर के अंदर कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी। देखिए रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बेसिकली क्या है, मैंने आप लोगों को एक दफा पढ़ाया था कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट है दैट इज एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, ठीक है, वो एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट है। अब अगर चिनिया एचबी ने हार्ट ऑफ डार्कनेस को रीड किया तो उसने कहा कि जो कॉनराड है वो रेसिस्ट है, उसने उसको चार्ज किया कि भाई तुम रेसिस्ट हो, ठीक है। हालांकि कॉनराड ने एक्चुअली यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट से लिखा था, और उसने कहा था कि भाई उसने तो एक्सपोज करने के लिए इवल्स ऑफ द सोसाइटी, उसने इवल्स ऑफ सोसाइटी को एक्सपोज करने के लिए एक्चुअली वो बुक लिखी थी हार्ट ऑफ द डार्कनेस। लेकिन चिनिया एचबी अगर उसको यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट से पढ़ता है, दैट इज बेसिकली द रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी, कि चिनिया एचबी ने उसको यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट से पढ़ा, लेकिन जोसेफ कॉनराड ने उसको जो है सॉरी चिनिया एचबी ने उसको एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, यानी कि एक अफ्रीकन का व्यू पॉइंट क्या था, ठीक है, अगर वो एक टेक्स्ट को रीड करता है। और दूसरी तरफ जो है हम ये देखते हैं कि हार्ट ऑफ डार्कनेस उसने किस व्यू पॉइंट से, तो हम जस्टिफाई करते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस को, ठीक है। हम ये बताते हैं अकॉर्डिंग टू रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी कि वो जो टेक्स्ट था एक्चुअली वो तो लिखा था जोसेफ कॉनराड ने, और वो रेसिस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने तो खुद को जो है वो इवल्स को एक्सपोज किया था जो कि इंपीरियलिज्म के थे, जो कि ब्रिटिश नेशन के थे, ठीक है। तो ही वाज अगेंस्ट दैट क्रूएलिटी, ब्रूटैलिटी एंड इंपीरियलिज्म। तो ऐसा नहीं था। तो उस हिसाब से फिर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट एंड व्हाट इज एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, और इसी को हम रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। डिफरेंट लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं और डिफरेंट माइंड्स के साथ पढ़ते हैं। इसी को हम प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग भी कहते हैं, या फिर एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या है कि एक कॉमन माइंड जो है वो किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो है वो क्या जो है वो पढ़ता है, उसको लेता है। लेकिन कैथरीन बेल्सी ने कहा कि देयर इज नो प्रैक्टिस विदाउट थियरी, ठीक है, कि कोई प्रैक्टिस नहीं है विदाउट थियरी, और जो टेक्स्ट जो है वो एक्चुअली लाई करता है, जो एक्चुअल मीनिंग्स होते हैं वो लाई करते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो ज्यादातर ऑथर ने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है हम बेसिकली उसको देखते हैं रादर देन कि हम रीडर को देखते हैं। तो हमेशा जो टेक्स्ट होता है वो ऑथर बेस्ड होता है रादर देन के रीडर बेस्ड होता है। To extract meaning through close reading of text, formative elements of text, simile, metaphor, characterization, बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर एक्सट्रैक्ट इस तरीके से मीनिंग्स को किया जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो जो मेन ट्रेट्स जो थे उसके वो ये थे जो कि उसको ग्रेट क्रिटिक करार देता है कि उसने मतलब वो क्यों ग्रेट क्रिटिक है, क्योंकि उसने टेक्स्ट की एवेल्युएशन, ठीक है, और डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ टेक्स्ट जो है वो हमारे सामने लेके आई है। आप लोग अभी आपका लिंग्विस्टिक स्टार्ट होने वाला है, वहां पे आप मजीद आप देखेंगे कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स क्या होते हैं और टेक्सचुअल मीनिंग क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप जो है पढ़ेंगे, और ये साशोर थ्योरी जो है वो दोबारा से आपकी लिंग्विस्टिक्स में आने वाली है। फिर आपको मजीद क्लियर होगा कि ये जो आपने कैथरीन बेल्सी पढ़ा था उसके अंदर ये जो लैंग्वा एंड पैरोल था ये क्या था। एक्चुअली ये सारी लिंग्विस्टिक थ्योरीज होती हैं कि टेक्स्ट को एवेल्युएट कैसे किया जाता है, और सोसाइटी क्या होती है, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंडिविजुअल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, सिग्निफाइड और सिग्निफायर क्या होता है, ये सारी चीजें अभी आप लिंग्विस्टिक्स में फर्दर आगे जाके रिवाइज हो जाएंगे। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ कैथरीन बेल्सी एज अ क्रिटिक। मेन फीचर्स बताएं जी, सेम, ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ कैथरीन बेल्सी, ठीक है, क्रिटिक थी, उसने टेक्स्ट को एवेल्युएट किया, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बताई,
स्ट्रक्चरलिज्म पे फोकस किया, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, डीकंस्ट्रक्शन और प्लूरल मीनिंग्स के ऊपर उसने फोकस किया। ये सारे उसके मेन जो है फीचर्स हैं कैथरीन बेल्सी के। What does the mean? Where does the meaning lie in the text? Reader, writer or the structure? कहाँ पे मीनिंग लाई करता है इन द टेक्स्ट? कहाँ मीनिंग लाई करता है टेक्स्ट में, रीडर में, राइटर में या स्ट्रक्चर में? एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ कैथरीन बेल्सी। हाँ जी, कहाँ पे मीनिंग लाई करता है? मीनिंग कहाँ पे लाई करता है जी, बताइए। अकॉर्डिंग टू कैथरीन बेल्सी, क्रिटिकल प्रैक्टिस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में लाई करता है। बिल्कुल, इसको एलिब्रेट करें सदफ थोड़ा सा। मैम ये वही उसकी पोस्ट पिक्टोरियन थ्योरी है, वो एक लैंग्वेज मतलब डिस्कस करती है कि ऐसे लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऐसे फॉर्म होती है, और उसके बाद उसका लैंग्वेज में वो सिग्निफायर होता है, सिग्निफाइड होता है, और एक वो लैंग होता है, पेरोल होता है, और वो इस तरह से पूरा वो स्ट्रक्चर करती है कि मीनिंग स्ट्रक्चर के थ्रू निकाला जाता है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है कि सोसाइटी की क्या आइडियोलॉजी है, और प्लूरल मीनिंग्स निकाले जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और डिस्कस बेल्सी आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म। वही स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म यही हो गया सारा। अच्छा जी, हाउ कैन मीनिंग बी स्ट्रक्चर्ड बाय रिप्रोड्यूसिंग व्हाट इज फैमिलियर? बेटा ये एक ही क्वेश्चन के दो सवाल हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरह। क्रिटिसिज्म इज एन एफर्ट टू सी थिंग्स एज दे आर without partially without obstruction of personal liking or disliking. What is your opinion? क्रिटिसिज्म जो है वो एक एफर्ट है कि आप चीजों को ऐसे देखते हैं एज दे आर, जैसे कि वो खुद है, विदाउट पार्शियलिटी। आप जो है बायस नहीं होते, विदाउट ऑब्स्ट्रूजन ऑफ पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग। ना आपकी उसमें पर्सनल लाइकिंग होती है ना डिसलाइकिंग होती है। ठीक है, तो हम चीजों को कैसे देखते हैं? वी सी थिंग्स, मतलब क्रिटिसिज्म में एक एफर्ट है कि हम चीजों को वैसे देखें जैसा कि वो हैं। ठीक है, उसमें आपकी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग या आपका कोई पार्शली आपको किसी एक साइड पे नहीं होना। आपको जो है एक टेक्स्ट को वैसे ही लेना है जैसा कि वो है। तो ये एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जनरल क्वेश्चन आता है और वो किसी भी बुक से रिलेटेड आता है। अच्छा, यहाँ पे आप जब भी अगर कभी ये क्वेश्चन करने लगे, तो वैसे तो ये कैथरीन बेल्सी का ही क्वेश्चन है बेटा। सरगोदा के भी ये बीच में यूओएस लिखा हुआ था अभी एक क्वेश्चन के आगे। सरगोदा के और इनके सेम क्वेश्चंस आते हैं। इवन सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का उठा के वहां पे दे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के हमें पास पेपर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी के उठा के उनको ऑर्गेनाइज करके जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, आपके सरगोदा के भी आ जाएंगे। ये देखें, ये नीचे आ जाएंगे अभी आपके सरगोदा के भी आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम ही होते हैं। वही पंजाब के आते हैं, वही सरगोदा के आते हैं, डिफरेंस नहीं है इनमें। लेकिन एटलीस्ट आप लोग पार्टिसिपेट तो करें। हफ्सा आपने पढ़ा है ना पूरा हफ्ता, लेकिन मुझे आपसे अभी तक कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मिला, हालांकि यही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। सिवाय सदफ के मुझे लगता है बाकी सबने पढ़ाई कोई नहीं। मैंने 2 दिन आप लोगों को इसलिए टेस्ट नहीं दिया कि एटलीस्ट आप उसको गो थ्रू करें। ठीक है, तो मुझे आंसर चाहिए पास पेपर डिस्कस करते हुए। ये नहीं कि एक सदफ नहीं बोलना और बाकी सबने चुप करके देखना है कि सदफ क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी, आगे है, या फिर एक ये बेटा, दिस इज नॉट द जस्टिफाइड क्वेश्चन कि मैम सरगोदा के आप डिस्कस नहीं कर रही। स्टूडेंट शुड बी रेडी कि किस तरह का सवाल आएगा। मोस्ट कॉन्सेप्चुअल आ गया, फिर सरगोदा के पास पेपर्स में से एक भी ना आया, फिर क्या करेंगे? ठीक है, एक तो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, एक जो है वो। तो अभी आंसर देने का टाइम है, आंसर दें मुझे। क्रिटिसिज्म इज एफर्ट टू सी थिंग। The ultimate objection of criticism is neither to accept nor to reject but to take issue and proceed. ठीक है, ये भी बेटा जनरल क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म जो है नाइदर आप एक्सेप्ट करते हैं ना उसको रिजेक्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन बेल्सी एस्टैब्लिश बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस? हाँ जी जी, कॉमन सेंस क्या होती है? एक्सप्रेसिव रियलिज्म को कौन एक्सप्लेन करेगा? क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस क्या होती है, बताइए।
एनीवन? क्या होती है बेटा कॉमन सेंस? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कॉमन सेंस के एक सोसाइटी के अंदर मतलब एक इंसान की रियल लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज होती वैसे ही वो लिखी जाती हैं। जब उनको पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक थ्योरी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, इंसान लगता है। ठीक है, वो एक आम इंसान जो है इसी वो को कैथरीन डाल्स ने यहाँ पे पर्टिकुलर जी इसके लिए किसी पर्टिकुलर थ्योरी की जरूरत नहीं होती आप, लेकिन फिर उसने इस बात में इस पे ऑब्जेक्शन थ्योरी की जरूरत होती है कि हमने आइडियोलॉजी ये सिग्निफाइड और सिग्निफाइड का कंसेप्ट में चेंज होगा ना। नहीं नहीं बेटा, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस में तो हम रिफ्लेक्ट वो क्या कहते हैं एक्सप्रेसिव रियलिज्म और कॉमन सेंस को हम देखेंगे ना कि बेटा कॉमन सेंस जो है एक आम इंसान जो है किस तरीके से मीनिंग्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। हाँ जी आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसमें मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया था। सबसे पहले कॉमन सेंस थ्योरी, कॉमन सेंस से ही पता चलता है कि अगर कोई रीडर किसी चीज को रीड कर रहा है तो उसके कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और वो रीड करते हुए किसी टेक्स्ट को किन कॉमन चीजों से लेकर गुजरता है। एक रीडर वो होता है जो सेक ऑफ इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा होता है, और एक रीडर वो होता है जो कि हर चीज को डेप्थ से पढ़ता है, उसको डिफरेंट डायमेंशंस में देखता है। ये मतलब कॉमन सेंस थ्योरी है। और इसको वो क्रिटिकल थ्योरी से क्रिटिकल थ्योरी से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, जिसे एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहते हैं। आगे एक्सप्रेसिव रियलिज्म में वो दो चीजों को एक्सप्लेन करता है, ह्यूमनिज्म और इम्पीरियसिज्म। ह्यूमनिज्म में हमें पता है कि जो ह्यूमनिज्म है वो स्पिरिट है रेनेसेंस एज की, और उसमें जो पहले रेनेसेंस एज में गॉड, रिलीजियस और सुपर नेशनल फोर्सेस थी, वो सेंट्रल पॉइंट था यूनिवर्स का। लेकिन ह्यूमनिज्म में उसको चेंज किया और ह्यूमन बीइंग को जो है सेंट्रल पॉइंट बनाया, यानी कि ह्यूमन बीइंग को सोर्स बना दिया एक स्टोरी का, कि वो जो अपने माइंड में चीजें रखता है उसको वो एक्सप्रेस करे अपने ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स के थ्रू, जिसे एम्पीरियसिज्म कहते हैं। एम्पीरियसिज्म जो है कॉम्बिनेशन है ह्यूमन इमोशन, थॉट्स, रीजन और ऑब्जर्वेशन का, जिसमें दोनों थ्योरीज मिलके एक एक्सप्रेसिव रियलिज्म बनाती हैं। और एक्सप्रेसिव रियलिज्म को वो एरिस्टोटल की थ्योरी इमिटेशन ऑफ थ्योरी से भी रिलेट करता है, कि जिस तरह से एक आइडिया परसीव करता है ह्यूमन बीइंग और उसको एक मीडियम देता है इमेजिनेशन का, और क्रिएटिव प्रोसेस से गुजर के वो एक चीज को, टेक्स्ट को, पर्टिकुलर चीज को थ्योरी बनाता है, जिससे एक टेक्स्ट बनाता है या एक मीडियम पर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह एक्सप्रेसिव रियलिज्म में भी जो ह्यूमन है वो अपने आइडियाज और ऑब्जर्वेशन से एक टेक्स्ट से मीनिंग निकालता है। जबरदस्त, शाबाश आमना, गुड। अच्छा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझ आ गई कॉमन सेंस क्या होती है। एक रीडर का जो एस्पेक्ट है कि एक रीडर जो है कुछ एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, कुछ डीप टेक्स्ट के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, तो वो जो है उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकाल लेते हैं। तो कॉमन सेंस जो है वो बेस करती है थियरीज ऑफ इमिटेशन में इमिटेशन पे, सॉरी, ह्यूमनिज्म और रोमांटिसिज्म पे। तो हम इन तीन थियरीज के ऊपर जो है वो बेस करके जो है कॉमन सेंस को देखते हैं कि एक इंसान जो है इन थियरीज के हिसाब से। अब वो जो एक क्वेश्चन था ना कि क्या थियरी जो है वो जरूरी है, तो अगर हम उसके अंदर ये देखें कि कॉमन सेंस भी जो है वो थियरी बेस्ड होता है, और वो इन थियरीज के ऊपर एक्चुअली वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है डिफरेंट मीनिंग्स को। ठीक है, जैसे हम ट्रेजेडी पढ़ते हैं तो हम वहां पे भी इसी तरीके से, या कॉमेडी पढ़ते हैं तो वो बेसिकली दैट इज बेसिकली अ थ्योरी। ठीक है, आयरनी है या सटायर है, रोमांस है,
तो हम ये देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट थियरीज, और जो आम इंसान है, जो एक कॉमन सेंस है, जो रीडर जो है जिस तरीके से टेक्स्ट को लेता है वो किस तरीके से लेता है और वो किन थियरीज को फॉलो करते हुए एक आम इंसान जो है वो बेसिकली इन थियरीज को। लेकिन अगर जो है कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा जैसे कि कैथरीन बेल्सी थी एज अ क्रिटिक, तो वो साशोर और बहुत सारी थियरीज जो है उसको स्टडी करने के बाद जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को जो है वो डिफेंड करती है। सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोलैंड बार्थेस एंड जैक लैकन टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल ट्रेंड। ठीक है, सम अप करें जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ रोलैंड बार्थेस और जैक लैकन टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल ट्रेंड। इसको मेरे ख्याल है छोड़ दें, ये तो 2012 का आया हुआ है, ये भी 2005 का वैसे है, तो आसान सा डिस्कस डीकंस्ट्रक्शन। मैम अगर हम इसको करते भी हैं तो हमने इसमें लैकन की थ्योरी को पुट करना है, उसका 2i और जितने भी उसके 3 टाइप्स उसने बता दी हैं उन तीनों को एक्सप्लेन कर देना है। और लैकन थ्योरी, हाँ जी लैकन थ्योरी को उसको समराइज करके उसमें उसका तीनों 3m सिंबॉलिक है, उसका इमेजिनरी है और रियल लाइफ है, इन तीनों को हमने एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसके जो है ना कैथरीन के उसके व्यूज बता देंगे उसमें। साथ है उसका जो रोलैंड बार्थेस है उसकी नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेन कर देनी है, कंक्लूजन में इन दोनों का जो है वो रेफरेंस दे देना है। और व्हाट अबाउट रोलैंड बार्थेस? मैम उसकी जो वो थ्योरी है इसी के बाद एज ए जो क्रिटिक थ्योरी है ना उसी में उसको जो है वो एक्सप्रेस कर देना है। एनीवन एल्स लैकन को और बार्थेस को एक्सप्लेन करें बेटा। लैकन थ्योरी और बार्थेस थ्योरी को कौन एक्सप्लेन करेगा? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कस डीकंस्ट्रक्शन मेथड इन डिटेल। हाँ जी, डीकंस्ट्रक्शन मेथड इन डिटेल बताइए क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे डीकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट भी यही है 2011 में सेम वही। हाँ जी, डीकंस्ट्रक्शन मेथड क्या है? व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी? प्लूरल मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट। एनीवन क्लास? चलें सदफ आप ही बता दें, व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी? मैम डीकंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। Ideology tries to give a text a single meaning which is favored by the social order. By analyzing the contradictions, literary criticism should make a text plural, open to different interpretations. In this way, meaning can be extracted out of text to deconstruct the text and find inconsistencies leading to plurality of meaning. ठीक है जी, समझ गए सारे कि भाई वो एक्चुअली टेक्स्ट को जो है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है ताकि हम उसके प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग यानी कि जो प्लूरल मीनिंग्स हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकें। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सपीरियंस लिखा एक्सप्रेसिव रियलिज्म। ठीक है, क्या एक्सप्रेसिव रियलिज्म जो है, हाँ जी जी, एक्सप्रेसिव रियलिज्म को बताएं। क्रिटिकल एक्सप्रेसिव रियलिस्ट क्रिटिकल अप्रोच टू लिटरेचर, कौन सा आंसर आएगा? एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या होती है? एनीवन क्लास? हम इसमें डिफाइन करेंगे हम सबसे पहले एक्सप्रेसिव रियलिज्म को। इसमें वो कैसे कहा था कि द थ्योरी दैट लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद हम उसके जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।